कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज बरखा मैम, योर एप्टिक गुरु। सो माय डियर क्लास 12th कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली पहला दिन, डे 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज से इस सेशन से हम शुरुआत करेंगे आपकी एक जर्नी जिसमें आपको अचीव करना होगा 70 में से 70 मार्क्स। तो वो सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो इन 3 दिनों में अपने पेपर को फोड़कर आना चाहते हैं, पूरे 70 में से 70 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो भाई सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और आगे जो हमें जर्नी तय करनी है 70 में से 70 मार्क्स को लेकर आने के लिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। देखो भाई, अब यदि मैं बात करूं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की, तो हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी पढ़ते हो, जिस भी स्ट्रीम के हो, आपको अच्छे से पता है कि आपका जो कंप्यूटर साइंस वाला सब्जेक्ट है, इसको हम थोड़ा लाइटली लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल्स में मार्क्स मिल जाएंगे, इसकी कोचिंग वगैरह भी नहीं जाते हो, तो एंड मोमेंट पे आके आप परेशान हो जाते हो कि भाई अब इसका पेपर कैसे क्रैक करें, कोड वगैरह कुछ भी समझ नहीं आता है ना जी। तो यदि अभी तक भी आपने कोई पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो पढ़ाई शुरू कर दो। ये 3 दिन में हम पेपर को फोड़कर आने की तैयारी कर रहे होंगे, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। पूरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, कंप्लीट वीडियो कंप्यूटर साइंस का मैंने बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप कंप्लीट वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। तो पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, फटाफट से पूरा वीडियो देख लो। 4 से 5 घंटे का वीडियो है, थोड़ा लेंदी है, 2x की स्पीड पे चला के अच्छे से समझ लेना सारे कॉन्सेप्ट को, ताकि आप एक एक एमसीक्यू का आंसर खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा सेशन लेंदी होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको काम ये करना है कि अपने साथ पानी की बोतल, एक पेन, पेपर लेके बैठ जाओ, कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर बैठ जाओ, ताकि एंजॉय करके सेशन को अटेंड करो और सारे एमसीक्यूज को क्रैक करो। एक एक करके क्वेश्चन लिखते जाना, उसके आगे कौन सा सही आंसर है, आपका सही हुआ नहीं हुआ वो टिक मार्क करना। लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना कि आपने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे या नहीं करे, कितने सही गए, मैंने कितने क्वेश्चंस यहाँ आपको करवाए हैं, क्या 50 क्वेश्चंस करवाए हैं या ज्यादा करवाए या कम करवाए, अंडरस्टैंड। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन, धमाकेदार सेशन, जिससे कर रहे हैं श्री गणेश क्लास 12th कंप्यूटर साइंस 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स की जर्नी को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो। आपके सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स पढ़नी है। मैंने आपको सिलेबस वाला वीडियो भी दिया हुआ है, सिलेबस वाले वीडियो में साफ साफ बताया है काफी चैप्टर्स है जो आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं सर्चिंग, सॉर्टिंग, क्यू, ये तीनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लेना। पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, सिलेबस का एक एक चीज बताइए, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो जो नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ लेना, उसके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। वही अंडरस्टैंडिंग डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, और लास्ट चैप्टर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो टोटल 4 से 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जो पूछे जाएंगे उसकी मैंने कायदा आपको एक लिस्ट बता दी है, सिलेबस में भी बता दिया है ना। सिक्योरिटी एस्पेक्ट वाला लास्ट चैप्टर वो भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो अब हमें करना है हार्डवर्क, लेकिन वो भी स्मार्ट वर्क के साथ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन में आंसर करते चलो मेरे साथ, सो दैट मुझे भी पता चले कि यस यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। अब जो ये 3 से 4 दिन है, इसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और पेपर की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है ना जी। सो दैट सिलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैश क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रिपीटेशन। ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है, जब आप इसको कंबाइन करते हो डैश क्लॉज के साथ, तो ये आपको रिटर्न करता है बिना रिपीटेशन के वैल्यूज को। तो वो कौन सा क्लॉज है, डिस्टिंक्ट क्लॉज है, डिस्क्राइब क्लॉज है, यूनिक क्लॉज है या नल क्लॉज है। मतलब सपोज कि आपने सिलेक्ट कमांड के साथ में फीस वाली टेबल से फीस को एक्सेस करने की कोशिश की, तो जब आप फीस वाली रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो, 2 स्टूडेंट की सेम फीस भी हो। तो ऐसा कौन सा क्लॉज है जो सिर्फ यूनिक वैल्यूज को काउंट करके देगा आपको, जो यूनिक फीस को ही काउंट करके देगा बिना डुप्लीकेशन के। सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज यस, जो आप समझ रहे हो, दैट इज डिस्टिंक्ट क्लॉज, राइट। डिस्टिंक्ट क्लॉज ही एकमात्र ऐसा क्लॉज होता है जो कि यूनिक वैल्यूज को रिटर्न करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिटर्न नहीं करता है। जैसा इसका नाम है बेटा, वैसा इसका काम है। ठीक है, अब आईपी की बात करूं या मैं सीएस की बात करूं, तो चीज आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो चीज ये है, वो कहानी ये है कि एसक्यूएल वाला चैप्टर, कंप्यूटर नेटवर्क वाला जो यूनिट है, ये जो दोनों यूनिट है, दोनों बुक में सेम है।
है ना, दोनों बुक में सेम है। तो इसके क्वेश्चंस आप दोनों एमसीक्यू वाले सेशन से देख सकते हो, आईपी वाले भी यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सीएस वाले भी कर सकते हैं। बट जो डिफरेंस आपके सिलेबस में वो भी मैंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ आपको पेंडास लाइब्रेरी या नंपाई मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में नहीं पढ़ना है, तो वहाँ आईपी वालों को उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है पाइथन के, ठीक है, लेकिन वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एडवांस जो एग्रीगेट फंक्शंस और ये वो पेंडास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, वो सारी चीजें, बस यही लिटिल बिट डिफरेंस है, बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, कुछ चैप्टर्स में डिफरेंस है। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट का क्या आउटपुट आने वाला है, जल्दी से जरा कैलकुलेशन करना। प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है 165 डिवाइड 42 डिवाइड 5 माइनस 8, इसका आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेशन करके मुझे जल्दी से बताओ, ठीक है। वैसे क्या होगा यहाँ पर डिवीजन और माइनस में प्रेसिडेंस की क्या वो होती है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्या होता है, डिवीजन का हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। अब यहाँ पे दो डिवीजन हो रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में यूज होते हैं, तो पहले ये डिवीजन होगा, फिर ये डिवीजन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जरा कैलकुलेशन करके देखना 6.0 सही आंसर आ रहा है कि नहीं, क्या आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है ना जी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट पॉसिबल आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड व्हेन द फॉलोइंग पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड, जब इस पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। कोड पढ़ू, ध्यान से समझना। इंपोर्ट कर लिया रैंडम मॉड्यूल को। अब रैंडम मॉड्यूल आपको पता है क्या होता है, सिग्नल इज इक्वल्स टू, सिग्नल नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसमें रेड येलो ग्रीन तीन कलर्स हमने यहाँ प्रोवाइड किए हैं, रेड येलो एंड ग्रीन, ठीक है। अब एक लूप चलाया, फॉर लूप, जिसमें के हो गया काउंटर वेरिएबल इन रेंज ऑफ 2,0, -1। ये जो लूप चलेगा ये ऑपोजिट लूप चलेगा। आपको पता है कि इस लिस्ट में यदि मैं बात करूं तो ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, तो लूप चलेगा आपको ऑपोजिट ऑर्डर में। 2 से स्टार्ट होगा चलना, -1 पे आएगा तो -1 मतलब एक स्कीप करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आने वाला है क्या, येलो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है रैंडम डॉट रेंड रेंज फंक्शन, और इसमें ये के काउंटर की वैल्यू आएगी। तो ये फंक्शन की मदद से जब यहाँ पे प्रिंट होगा आर की वैल्यू, इस रैंडम वैल्यू को प्रिंट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको हैश से सेपरेट करेंगे। तो देखो भाई स्टार्ट होगा ग्रीन से और एक वैल्यू स्कीप होगी, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू छोड़ के क्या आ जाएगा, आपको येलो मिलेगा। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, येलो से हो रही है क्या, यस, तो ये दोनों तो यही रॉन्ग हो गए, तो येलो से स्टार्टिंग हो रही है मतलब ये दोनों ट्रू है। अब इसके बाद में फिर -1 से आगे बढ़ेगा, रैंडम वेरिएबल जो मिलेगा तो वो मिलेगा आपको रेड, लेकिन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, हैश का साइन आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आ गई, लूप कैसे काम कर रहा है, रैंडम मॉड्यूल का क्या काम है, ये तो आपको पता है, मैंने पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, that is in SQL the aggregate function which will display the cardinality of a table is, टेबल की कार्डिनलिटी को हम क्या कहते हैं एसक्यूएल में। टेबल में दो चीज होती है, एक तो रो होता है, एक कॉलम होता है। तो यहाँ पर टेबल की कार्डिनलिटी रो को डिनोट करती है या नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है बेसिकली द एग्रीगेट फंक्शन, ओके, द एग्रीगेट फंक्शन विच विल डिस्प्ले द कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल, मतलब कार्डिनलिटी मतलब रोज, टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज है उसका टोटल, उसका एग्रीगेट फंक्शन कौन रिटर्न करता है, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन होता है जो कि कार्डिनलिटी को रिटर्न कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं टेबल में। दैट इज सम, काउंट, एवरेज या सम दो बार रिपीट हो गया ना, या कोई और फंक्शन लिखा होगा, टोटल लिखा होगा मे बी। तो बेटा देखो सम तो होगा नहीं, एवरेज भी नहीं होगा, होगा कौन सा, ऑब्वियस सी बात है काउंट, क्योंकि यहाँ पे काउंट करने की बात चल रही है, ठीक है। तो काउंट फंक्शन कितने नंबर ऑफ रोज है, कितनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उसको काउंट करके देता है। तो एग्रीगेट फंक्शन की जब भी बात करूं तो सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, बस ये 4 से 5 फंक्शन होते हैं जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। इसके अलावा जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब स्केलर फंक्शंस होते हैं, ओके। इस चीज का और ध्यान रखना खास। Now come to the next, that is which protocol out of the following is used to send and receive emails over the computer network। कंप्यूटर नेटवर्क में ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, बात समझ में आ रही है। ईमेल को सेंड करते हैं और ईमेल को रिसीव करते हैं, दो काम होते हैं, है ना। तो जब ईमेल सेंड होता है तो कौन सा प्रोटोकॉल वहां पे काम कर रहा होता है, तो बेसिकली ऑप्शंस आपके सामने हैं, पीपीपी, एचटीटीपी, एफआईपी या एसएमटीपी। तो एफआईपी कुछ नहीं होता, एचटीटीपी प्रोटोकॉल वेबसाइट्स को, वेब रिक्वेस्ट को लेकर जाता है और आपके रिस्पॉन्स को लेकर आता है। पीपीपी और एसएमटीपी इन दोनों में से कोई एक प्रोटोकॉल है, जल्दी बताओ। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने चलना है। साथ ही वो जो मैंने कहा कि एक पेन पेपर लेकर बैठ जाओ या अपने मोबाइल फोन में भी क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ और टिक और मार्क करते जाओ, कौन सा आंसर आपका सही जा रहा है, कौन सा आंसर आपका गलत जा रहा है। इससे आप खुद को ऑब्जर्व कर पाओगे, खुद को एनालाइज कर पाओगे मेरे साथ,
बात समझ में आई? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा SMTP, क्योंकि SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है बेटा, बी रेडी फॉर दिस। ये मेल को सेंड करने के टाइम पे एक्टिव रहता है। PPP प्रोटोकॉल दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये मेल को रिसीव करते टाइम वर्क करता है। तो दोनों के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, बी रेडी फॉर दिस। इनके फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट बताना है ऑप्शंस में से देख के। तो इनवैलिड क्या होगा? d इक्वल्स टू डिक्ट, सामने ही देख लो, d इक्वल्स टू डिक्ट, और डिक्ट फंक्शन में ब्रैकेट यूज किया हुआ है, या e इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस, या f इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, या g इक्वल्स टू डिक्ट में आपको दिख रहा है करली ब्रेसेस। तो यहाँ पे बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा g इक्वल्स टू डिक्ट देन करली ब्रैकेट्स। ठीक है, डिक्ट नाम से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता है जिसमें आप करली ब्रेसेस से शुरू करते हो। तो ये तो सही है मैडम, ये तो सही है, लेकिन गलत क्या है ये? यदि डिक्शनरी क्रिएट करना है तो आप जी इक्वल्स टू इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट करोगे जिसमें आप की वैल्यू पेयर मेंशन करोगे। लेकिन किसी फंक्शन के आगे यदि आप फंक्शन यूज करोगे तो उसके आगे तो पैरेंथेसिस लगती है, कभी स्क्वायर या कर्ली ब्रेसेस नहीं लगते हैं। ठीक है, तो कौन सा इनवैलिड है ये बताना था, समझ में आ गया? तो अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आपके पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इस कोड के अकॉर्डिंग। कोड देखो क्या दिया हुआ है, MySTR MISSI फिर SSIPPI, मतलब मिसिसिपी करके आपको वर्ड दिया हुआ है। अब एग्जाम में इस मिसिसिपी की जगह कोई सा भी वर्ड दे सकते हैं, आई लव माई इंडिया दे सकते हैं, वॉट एवर वर्ड CBSE जिसको अच्छा लगेगा वो वर्ड यहाँ पे दे देगा। मेरी बात समझ में आ गई? बाकी कोड ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो प्रिंट करवा रहे हो आप MySTR, देखो क्या प्रिंट करवा रहे हो आप, कॉलन लगा के 4, मतलब यहाँ पे स्टार्ट वैल्यूज इनिशियल स्टार्ट होगा और 4 तक सर्च होगा। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस, मतलब कि कॉन्केटेनेशन, और इसको आप कॉन्केट कर रहे हो हैश सिंबल से, तो हैश के साथ में कॉन्केट हो जाना है। फिर आप कॉन्केट कर रहे हो उसके किसके साथ में, -5 कॉलन ब्लैंक, और इस तरीके से। तो ये कुछ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट होंगे इस मिसिसिपी से। ठीक है, तो पहले हम देखें तो 0 से मतलब फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होगा, तो MISS 4 लेटर्स तो एक्सट्रैक्ट होगा, MISS वाले क्या है, ये 2 लेटर्स है, तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाना है, हैश से कॉन्केट हो जाना है, तो हैश लगाए दोनों जगह पर। अब इसके बाद में -5 से स्टार्ट करना है, तो आपको लास्ट तक जाना है। तो -5 से जब लेटर्स स्टार्ट होंगे तो क्या यहाँ पे करेक्ट होगा, SIPPI या IPPIS? सो बेटा जी हियर्स द करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी, दैट इज SIPPI। मेरी बात समझ में आई अच्छे से? तो व्हाट, व्हाई दिस करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको पढ़ के आपको आंसर करना होगा। क्लियर हो रही है बात? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच विल रेज एन एरर। इन चारों में से देखकर बता दो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे एरर आ जाने वाली है। ठीक है, जब आप रन करोगे तो पहला दिया हुआ है प्रिंट A3, A लिखा हुआ है कैरेक्टर में और 3 लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है 53, तीसरा लिखा हुआ है 15 सब स्ट्रिंग में +3, मतलब प्लस से आप कॉन्केट कर रहे हो, एंड लास्ट लिखा हुआ है दोनों स्ट्रिंग में 15 और 13। तो अब ये बताओ, देखो ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कभी भी आप स्ट्रिंग को क्या नंबर के साथ में कॉन्केट करते हो, या तो स्ट्रिंग कॉन्केट होती है या तो नंबर कॉन्केट होता है, ये हमें अच्छे से पता है। तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज 15 13, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे एरर देगा कॉन्केटेनेशन करते समय, राइट? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज सी इज इनवैलिड स्टेटमेंट। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन द कोड इज रिटन हियर, इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। आपके पेपर में कोड दिए रहेंगे, आपको आउटपुट देना होगा, आउटपुट दिया होगा तो सही कोड बताना होगा। ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे बेटा, कंप्यूटर साइंस का पेपर है ना जी? तो आपको ये प्रिपेयर कर लेना। स्पेसिफिकली जितने फंक्शंस हमने पढ़े वो सारे फंक्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग के, फाइल हैंडलिंग के, इनके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना जी? चलो नाउ इवेंट G20 प्रेसिडेंसी @2023, ये एक स्ट्रिंग है जिसमें ये पूरा दिया हुआ है। मैंने क्या कहा, स्ट्रिंग में कुछ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। लेकिन L इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट स्प्लिट। अब आप क्या कर रहे हो, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हो, और स्प्लिट करने के साथ में इसमें लगाने वाले हो आप ब्लैंक दिया हुआ है, स्प्लिट फंक्शन है, मतलब कोई पैरामीटर पास नहीं किया, स्पेस दिया हुआ है। अब प्रिंट में आप कर रहे हो क्या, प्रिंट में आप प्रिंट कर रहे हो L ऑफ :-2। यदि आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं की है, मतलब पूरी स्ट्रिंग कंसीडर होगी G20 से लेकर 2023 तक, और -2 के साथ में स्टेप काउंटिंग होगी। ठीक है, लेकिन बीच में यहाँ पे स्प्लिट का यूज किया हुआ है। सो जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, G20 प्रेसिडेंसी @2023,
G20 या प्रेसिडेंसी @2023। सो बेटा जो हियर्स द करेक्ट आंसर इज G20, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक तो एक्सेस कर रहे हो, लेकिन स्प्लिट की मदद से ये यहाँ पर जहां स्पेस मिला वहां से ये जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो चुकी है। बात समझ में आई? तो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर इज G20। जो सब स्ट्रिंग आगे सर्च होके वो G20 है। क्लियर? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर नेटवर्क बैंडविड्थ? नेटवर्क बैंडविड्थ के लिए जो करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी ऑप्शंस में से देख के वो बताना है। तो नेटवर्क कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, ये चेक करने के लिए हम उसकी बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं उसको, ठीक है ना। तो केबी बैंडविड्थ होती है, बिट में होती है, हर्ट्ज में होती है, किलोमीटर में होती है। तो ऑब्वियस जो बैंडविड्थ होती है वो किस में होती है? बिट में होती है ना। बिट पर सेकंड, केबीपीएस, एमबीपीएस, ऐसे ही मेजर करते हो ना आप लोग, ठीक है। तो बिट्स में बेसिकली इसको हम मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द गिवन पाइथन कोड केयरफुली। ये पाइथन कोड आपको दिया हुआ है, इसको केयरफुली आपको मेजर करना है। क्या करना है? केयरफुली मेजर करना है। ध्यान से देखो, a इज इक्वल्स टू 20, डेफ कन्वर्ट ऑफ a, है ना। हमने यहाँ पर क्या बनाया है? एक फंक्शन बनाया है कन्वर्ट ऑफ a, ठीक है, जो क्या करेगा, जिसमें b की वैल्यू दी हुई है a इक्वल्स टू a प्लस b है, और कन्वर्ट में कॉल कर लिया 10 को, यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, 10 को कॉल कर लिया, यहाँ पे a में आ गया 10, b के अंदर 20 है, 10 प्लस 20 दैट इज आंसर कितना आ जाएगा? 30। अब यहाँ से देखो आंसर आपका क्या आएगा, आपको ये बताना है, क्या 30 रिटर्न होगा या नहीं होगा, क्या कोई एरर आएगी, या 10 रिटर्न होगा या 20 रिटर्न होगा। सो बेटा जी हियर्स द करेक्ट आंसर इज 20। व्हाई द आंसर इज 20? जरा जल्दी से ये बताओ, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 20 थी, जब आपने इसको कॉल किया तो आपने नई वैल्यू 10 दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन वो वैल्यू सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज हो रही है, फंक्शन से बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। फंक्शन से बाहर तो यही है ना। मेरी बात समझ में आई? सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 20। अगेन अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट, while handling exceptions in Python, name the exception has to be compulsorily added with except clauses। बात समझ में आई कि while handling exceptions in Python, जब आप Python में exceptions को handle करते हो, name the exception has to be compulsorily added with except clause। तो आपको exception का नाम बताना है जो कि compulsorily except clause के साथ में handle होता है। So it is true or false? Obvious सी बात है, it is false ना, क्योंकि यहाँ तो हम दूसरे statements का use करते हैं। Now which of the following is not a DDL command in SQL? SQL में इनमें से कौन सी DDL कमांड है ये बताना है, कौन सी DDL कमांड नहीं है ये बताना है। बेटा ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, नॉट अ DDL कमांड बोला है ना। यदि DDL कमांड बोला होता तो यहाँ पे आपको सारी DDL मिल जाएगी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। कौन सी DDL कमांड है, तो इसमें से एक DDL कमांड होगी, 4 ऑप्शंस में से 3 गलत होंगे। कौन सी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक नहीं होगी, बाकी सब होंगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिसको हम कंफ्यूजन क्वेश्चंस कहते हैं। तो ड्रॉप, क्रिएट, ऑल्टर और अपडेट, कौन सी DDL कमांड नहीं है, तो यहाँ जो DDL कमांड नहीं है वो है अपडेट। कौन सी नहीं है? अपडेट, क्योंकि अपडेट से आप टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट करते हो, और DDL कमांड में टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाते हैं। जैसे आपको टेबल को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, टेबल को क्रिएट करना है, टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करने हैं, कॉलम का नाम बदलना है, कॉलम का साइज बदलना है, कॉलम डिलीट करना है, तो हम ऑल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड बाय द कम्युनिकेटिंग पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। तो क्या कहते हैं उसको, उन सेट ऑफ रूल्स को? प्रोटोकॉल कहते हो, बैंडविड्थ कहते हो, टोपोलॉजी कहते हो, या फायरवॉल। तो जो सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं नेटवर्क में बेटा वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल। बिना प्रोटोकॉल के इंटरनेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, चाहे आपको फाइल ट्रांसफर करनी हो, चाहे आपको मेल ट्रांसफर करना हो, चाहे आपको कोई डेटा ट्रांसमिट करना हो, चाहे आपको इंटरनेट ही क्यों ना एक्सेस करना हो, हर किसी के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल डिफाइंड होता है। HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल, IB प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना जी। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। कॉपी में अपने सामने जो जो क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ टिक मार्क या रॉन्ग करते चलना, जो सही हो रहे हैं उनके आगे सही करना, जो गलत हो रहे हैं उनके सामने गलत करना, ताकि लास्ट में एनालाइज कर सको कि बेटा आपके कितने क्वेश्चन सही गए कितने गलत गए। पैटर्न, पेपर का पैटर्न जो होगा 29 मार्च को जो आपके हाथ में पेपर आने वाला है उसका पैटर्न बिल्कुल ऐसे होगा। जितने स्टार्टिंग के 18 क्वेश्चन आप जो MCQs का अटेम्प्ट करोगे वो ऐसे ही होंगे, ठीक है। कुछ असर्शन बेस्ड होंगे, कुछ कोडिंग बेस्ड होंगे, कुछ SQL के क्वेश्चंस होंगे, कुछ नेटवर्क के क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे पैटर्न के होंगे वो सब मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है। चलो तो कोड आपको दिया हुआ है, अब ये फाइल हैंडलिंग का लिया हुआ है ना, तो f इक्वल्स टू ओपन content.txt। क्लियर हो रहा है? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट इन पाइथन। तो इनमें से बताना है कि इसके कंटेक्स्ट में कौन सा इनवैलिड है। f.seek 1,0, f.seek 0,1, f.seek 0,-1
और f.6 0,2. So here's the correct answer is f.6 0,-1. This is wrong one. All are correct one. ठीक है. Now assertion reason का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. CSV file is a human readable text file where each file has a number of fields separated by comma or some other delimiter. Second दिया हुआ reason, write row method is used to write a single row in a CSV file. अब जरा ध्यान से समझो कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है. पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, रीजन ट्रू है या फॉल्स है. यदि एक ट्रू एक फॉल्स होता है या एक फॉल्स एक ट्रू होता है तो लास्ट के दोनों में से कोई एक ऑप्शन ट्रू होगा. यदि दोनों ट्रू होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, तब आपके इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा. दोनों ट्रू होने के बाद में क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो फर्स्ट ट्रू है. क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सेकंड ट्रू है. तो पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना. अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये एनालाइज किया मैम कि ये दोनों तो ट्रू दिए हुए हैं. सीएसवी फाइल में कोई से भी कैरेक्टर से आप सेपरेट कर सकते हो, कॉमा से, @ से, हैश से, और यहाँ पे राइट रो फंक्शन यूज होता है ना. बेसिकली हमें ये दोनों चीज पता है. और दोनों में किसकी बात की जा रही है? सीएसवी फाइल की बात की जा रही है. दोनों रिलेटेबल भी है. तो आप ये बता सकते हो कि यस मैम दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों में रिलेटेबल बात हो रही है, एक ही चीज के बारे में बात हो रही है. तो वी कैन से कि both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Understand this thing? Now again the assertion and reason based question is here. The expression hello dot sort, समझना, hello dot sort in Python will give an error. ये जब आपने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पर एक एरर जनरेट हो गई है ना. अब ये ट्रू है या फॉल्स है पहले ये एनालाइज करो. Now sort does not exist in method or a function for string in Python. क्या sort जो फंक्शन है वो किसी मेथड और स्ट्रिंग के साथ में पाइथन में यूज नहीं किया जाता है. ये एनालाइज करो यहाँ पे ये ट्रू है या फॉल्स है. तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द आंसर? सो द आंसर इज बेटा ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. व्हाई? बिकॉज इस तरीके से आप स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते हो. हेलो लिखकर आप सॉर्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो. इसको पहले आप किसी स्ट्रिंग में असाइन करो और फिर आप इसका यूज कर सकते हो. अंडरस्टैंड दिस थिंग. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि यहाँ पे यदि आप सॉर्ट फंक्शन का यूज कर रहे हो तो वो किसी मेथड या स्ट्रिंग के साथ में यूज नहीं होता है. ठीक है. टाइम कितने बज गए? बस थोड़ा सा बचा हुआ है. ठीक है, मुझे 15 मिनट लगेंगे. ठीक है ना. ओके, समझ में आ गई बात. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्लियर हो रही है बात अच्छे से. अगला क्वेश्चन देखो. आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल फंक्शन इन अ प्रोग्राम. जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो नेम्स होते हैं किसी भी फंक्शन के प्रोग्राम में. तो यस बेटा आइडेंटिफायर्स होते हैं ना. आइडेंटिफायर्स नाम ही होते हैं. किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम हो सकता है, किसी भी कैरेक्टर का नाम हो सकता है. मतलब जिसमें भी आप असाइन करवा रहे हो कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन है ना, कोई भी आप जो एलियास नाम दे सकते हो उसका नाम हो सकता है. राइट. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन अ पाइथन. इनमें से बता दो कौन सा वैलिड कीवर्ड है पाइथन का, है ना. कौन सा वैलिड कीवर्ड है? फॉल्स, रिटर्न, नॉन लोकल या नन. तो बेटा जी यहाँ पर ना देखो करेक्ट आंसर होगा आपका रिटर्न. क्लियर. आंसर देखो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड. फॉल्स के लिए एफ कैपिटल आता है, नन के लिए एन कैपिटल आता है. याद रखना. क्यों नहीं है ये? क्योंकि ट्रू और फॉल्स में एफ कैपिटल आता है, ट्रू फॉल्स नन में एन कैपिटल आता है. यहाँ पे स्मॉल दिया है. एंड पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, डोंट फॉरगेट दिस. राइट. तो रिटर्न इज द वैलिड. रिटर्न एज इट इज यूज होता है और नॉन लोकल करके तो नहीं होता है कोई कीवर्ड. डन. चलो आगे बढ़े. गिवन द फॉलोइंग टपल. अब यहाँ आपको एक टपल दी हुई है 10, 20, 30, 40. टपल टप नाम से क्रिएट किया हुआ है. टपल को हम पैरेंथेसिस में ही क्रिएट करते हैं. डन मैम, आ गई बात समझ में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन एरर. यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट होगा जो कि एरर जनरेट करेगा. जब आप प्रिंट करोगे TUP ऑफ 0 इसमें एरर आनी है. TUP डॉट इंसर्ट में एरर आनी है. TUP और एक आपने लगा दिया पैरेंथेसिस और एक लगा दिया आपने स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ एरर जनरेट होगी. या लेन फंक्शन में लेन ऑफ टपल फाइंड आउट करोगे तो एरर आएगी. तो भाई सामने आंसर है आपके और बहुत इजी वे में दिया हुआ है कि यहाँ जो एरर जनरेट होनी है वो इंसर्ट में जनरेट होनी है. कि टपल नाम के साथ में आप कोई इंसर्ट फंक्शन का यूज नहीं करते हो, उसमें 2, 3 ऐसा कुछ वैलिड वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, आगे बात समझ में. अगला क्वेश्चन. कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशन आपके सामने है और इसमें आपको बताना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बी द करेक्ट आउटपुट इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड. आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आउटपुट करेक्ट होगा. ठीक है, जब आप इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करोगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है. यदि आपने एंड और नॉट पढ़ा है तो बेटा जी एंड जो ऑपरेटर होता है, एंड जो ऑपरेटर होता है वो दोनों वैल्यूज जब ट्रू होती है तब ट्रू रिटर्न करता है, और जो होता है वो भी दोनों ट्रू पे ट्रू रिटर्न करता है.
दोनों फॉल्स पे फॉल्स रिटर्न करता है ना। और नॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल काम करता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो अब इस हिसाब से देखो 5 लेस देन 10 है ना, इट इज ट्रू, 12 ग्रेटर देन 7 इट इज ट्रू। तो इन दोनों का आंसर तो ट्रू जनरेट हुआ। यदि अब हम इसको चेक करें कि 7 ग्रेटर देन 4 तो इट इज ट्रू, ट्रू का क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स। और इसका आंसर और इसका यदि हम देखेंगे दैट इज ट्रू और फॉल्स को और के साथ कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर जनरेट होता है, ट्रू, फॉल्स, नन या नल, नॉन। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ट्रू। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रूथ टेबल होती है ना, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करना होगा। ठीक है, एंड और नॉट की ट्रूथ टेबल है, उसको अच्छे से समझ लेना। लॉजिकल ऑपरेटर्स में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, बट बेटा कोड वाले क्वेश्चंस तो आते ही हैं। सीएस में है हम और कोड नहीं पूछा, ऐसा हो नहीं सकता है। और डर भी मैडम कोड से ही लगता है, तो इसलिए कोड जो बेसिक कोड्स है ना, ऐसे तो नहीं भर भर के कोड पूछ लेंगे आपसे कि लिखते बैठो कोड पूरा 3 घंटे, ऐसा नहीं होता है। बहुत बेसिक लेवल के कोड्स पूछे जाते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। अब यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आउटपुट क्या होगा। एस इक्वल्स टू अमृत महोत्सव @75, ये पूरा एक स्ट्रिंग है। अब a इक्वल्स टू s डॉट पार्टीशन, जैसे अभी हमने स्प्लिट वाला फंक्शन देखा, अब यहाँ पार्टीशन दिया हुआ है, तो ये सभी स्ट्रिंग की फंक्शंस है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जहां पर भी स्पेस होगा वहां से पार्टीशन हो जाना चाहिए और प्रिंट करवा लेते ए। अब ध्यान से देखो, यहाँ कैपिटल ए है और यहाँ पे स्मॉल ए है, इस चीज को आप देखना ध्यान से। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आउटपुट क्या होगा, क्या करेक्ट आउटपुट प्रिंट होगा। तो ये तो एक बेसिक मिस्टेक है जो राइटिंग में भी हो सकती है, देयर इज नो एनी बिगर मिस्टेक। अमृत महोत्सव यदि आउटपुट देखो तो आपका आउटपुट तो दिख रहा है ना, आउटपुट क्या होगा ये देखो। पार्टीशन मेथड क्या करती है वो समझ में आता है ना। चलो, तो अमृत महोत्सव @75, अमृत महोत्सव @75 इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया, यहाँ नहीं किया हुआ है। पार्टीशन कहाँ होगा वो देखना, अमृत महोत्सव @75 यहाँ पार्टीशन के अकॉर्डिंग क्रिएट किया हुआ है या इस तरीके से। सो व्हाट विल बी द आंसर। देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा बट द आंसर इज सी, बिकॉज आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि जहां पार्टीशन हो रहा है बेसिकली उस जगह से दो स्ट्रिंग में इसको सेपरेट कर दिया है, दो स्ट्रिंग में इसको पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। सो दैट इज अमृत एंड महोत्सव @75। डन, समझ में आ गई बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड कीप्स द फाइल ऑफसेट पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइल। अब फाइल हैंडलिंग का ये क्वेश्चन है, एंड ऑफ द फाइल के लिए कौन सा यहाँ पर कौन सा मोड यूज होता है, R+R, W या A। तो भाई यहाँ पे यूज होता है A। ठीक है, ये हमने पढ़े थे, रीड राइट, ऐसे हमने बहुत सारे मोड्स पढ़े थे। नाउ फंक्शन इज यूज्ड टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा फंक्शन है जो लिस्ट में एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, सॉर्ट, अरेंज, असेंडिंग या असॉर्ट। तो बेटा यहाँ यूज होता है एकमात्र इकलौता फंक्शन सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है A to Z, Z to A ऑर्डर में अरेंज करना या डिसेंडिंग सॉर्ट में अरेंज करना, दैट इज Z to A और 9 to 0। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। इनमें से बताना है कौन सा ऑपरेटर है जो आपको आइदर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे होता है ये करेक्ट आंसर, दैट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल। ये सारे गलत है, ठीक है, ये नहीं है, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, आपको पता है ना, लेकिन जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है वो सिर्फ आपका ये वाला ऑपरेटर होता है। ये चीज आपको मैंने पहले भी क्लियर की थी जब हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था, देखा है ना आपने। बेसिक कुछ क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में आते हैं और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर से लिए गए क्वेश्चंस है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो बेटा दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से इनको समझ लेना। Which of the following statements would give an error after executing the code? मैंने क्या बताया, कोड भी पूछ सकते हैं, कोड का आउटपुट भी पूछ सकते हैं, कोड का एरर भी पूछ सकते हैं। इस कोड को पढ़ के बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट में एरर आ सकती है। स्टूड नाम का एक डिक्शनरी लिया हुआ है जिसमें मुर्गन 100 और मिट्टू 95। तो यहाँ देखो मुर्गन की है 100 उसकी वैल्यू है, मिट्टू की है 95 उसकी वैल्यू है, की वैल्यू पेयर बनते ही पता है। अब स्टूड में हम एक्सेस कर रहे हैं डेटा वैल्यू को, जरा जल्दी बताओ यहाँ पे क्या आप 95 को एक्सेस कर पाओगे। 95 इज द वैल्यू, वी कांट राइट डायरेक्ट वैल्यू, हम क्या लिखते हैं उसका की लिखते हैं, तो मुझे तो यही गलत लग रहा है। आगे देखो स्टूडेंट में मुर्गन 99, ठीक है, इस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, पॉप मेथड यूज करते हो डिलीट करने के लिए, हाँ तो ये भी करेक्ट है। स्टूड को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, बट जो रॉन्ग है वो बताना है। तो अकॉर्डिंग टू मी द रॉन्ग स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 2। लेट्स चेक द आंसर। यस, कि आप कभी भी की के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सेस करते हो, ना कि डायरेक्ट वैल्यूज को एक्सेस करते हो, राइट। डैश इज अ नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशन में नंबर ऑफ टपल्स को क्या कहते हो आप, एट्रीब्यूट, डिग्री, डोमेन या कार्डिनलिटी। अभी प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कार्डिनलिटी को काउंट करना है किसी टेबल के, मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, नंबर ऑफ रो को, तो कार्डिनलिटी किसको कहते हैं, रोज को कहते हैं। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, द सिंटेक्स ऑफ सिक इज, सिक फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। अभी सिक का एक एग्जांपल देखा था जो इनवैलिड था 0 - 1 वाला,
तो सिक का करेक्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो सिंटेक्स दिया हुआ है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सिक फंक्शन, उसमें लिखा है ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट। ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट दो ही वैल्यू हम स्पेसिफाई करते हैं। सो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट? जो रेफरेंस पॉइंट है उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0, 1, 2 और 3? जल्दी बताओ, देखो आंसर आ चुका है। 0 क्या होती है? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। नाउ क्लॉज इज यूज्ड, डैश क्लॉज इज यूज्ड with select statement to display data in a sorted form with respect to a specified column. sorted form में वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए किसी स्पेसिफाइड कॉलम के कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? वेयर ऑर्डर बाय हैविंग ए डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट वैल्यूज रिटर्न करता है ना, डुप्लीकेट वैल्यूज हटा के यूनिक वैल्यूज रिटर्न करता है। हैविंग यूज किया जाता है, वेयर यूज किया जाता है सिलेक्ट और ग्रुप बाय के साथ में। ऑर्डर बाय क्लोता होता है जो कि डेटा को सॉर्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज ऑर्डर बाय। आ गई बात समझ में? डैश इज यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रडार एंड सैटेलाइट। अब आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है जो रडार और सैटेलाइट के लिए जैसे वहां पे यूज किया जाता है। तो उसको हम इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं, ब्लूटूथ कहते हैं, माइक्रोवेव्स कहते हैं या रेडियो वेव्स कहते हैं। तो बेटा इसे कहते हो आप यहाँ पर माइक्रोवेव्स। क्लियर हो गई मेरी बात? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवैल्यूएटेड इन द पाइथन? पाइथन में इस एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करोगे? तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4 + 3 × 5 / 3 - 5 मॉड्यूलस 2। अगेन आई एम टेलिंग देयर इज अ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सबसे पहले प्रेसिडेंस होती है किसकी? सबसे पहली प्रेसिडेंस होती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की। तो डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ये होने के बाद में होगा मॉड्यूलस, फिर होगा आपका माइनस और फिर होगा प्लस। अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो इस केस में जो आंसर जनरेट होगा वो क्या होगा? जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ। मैंने बता दिया है, पहले डिवीजन करना, फिर करना मल्टीप्लाई। डिवीजन करोगे 5 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्वोशिएंट कितना रिटर्न होगा? क्वोशिएंट रिटर्न होगा आपका 2, 2 3 जा दैट इज 6। इसको वो करोगे, मॉड करोगे तो मॉड्यूलस में रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर दैट इज 1, है ना। तो 6 - 1 दैट इज 4, 4 + 4 कितना आ गया? 8 आ गया। चलो देखिए आंसर 8 आ रहा है क्या? हाँ जी, आंसर 8 आ रहा है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट आपको करना होगा। ठीक है, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग। Which function returns the sum of all elements of a list? लिस्ट के सभी एलिमेंट का सम करवाना है तो कौन सा फंक्शन यहाँ यूज करते हो? टोटल, ऐड, सम या काउंट? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे हम इकलौता सम फंक्शन यूज करते हैं टोटल करवाने के लिए। ठीक है जी। नाउ अगला क्वेश्चन, fetch all method fetches all rows in a result set and returns। जितनी भी रोज हैं उनको फैच करके आंसर रिटर्न करता है fetch all method। क्या? टपल ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स या टपल ऑफ स्ट्रिंग्स? सो बेटा जी यहाँ फिर कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है एंड हियर्स द करेक्ट आंसर इज लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, टपल्स की लिस्ट, कितने नंबर ऑफ टपल्स हैं। आगे बात समझ में लिस्ट में। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन अगला आपके सामने आ चुका है। टू यूज अ फंक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉड्यूल वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल। आपको यदि कोई फंक्शन को यूज करना है किसी मॉड्यूल के तो पहले हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है मैम, बिना मॉड्यूल को इंपोर्ट करे फंक्शन कैसे यूज करोगे? इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग अ फंक्शन दैट द मॉड्यूल। फंक्शन को यूज करने के पहले इंपोर्ट को कहीं भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। सो व्हाट यू से, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों में इंपोर्ट मॉड्यूल की बात की जा रही है, उसको कैसे यूज करना चाहिए, वो होता क्या है। तो बोथ आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ गए ना? चलो, नाउ अगेन अ स्टैक इज लीफो स्ट्रक्चर। स्टैक एक लीफो स्ट्रक्चर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मैंने बताया स्टैक तक ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, सर्चिंग सॉर्टिंग भी नहीं आएगा। ठीक है, स्टैक तक ही पढ़ना। तो स्टैक एक लीफो स्ट्रक्चर होता है। एनी न्यू एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैक ऑलवेज गेट्स पोजीशन एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द स्टैक। तो बेटा जी यहाँ भी आंसर क्या हो जाने वाला है आपका? ट्रू, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है स्टैक एक लीफो स्ट्रक्चर है और लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना जी। यही होता है, जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले आता है और फर्स्टली आउट हो जाता है, यही होता है। तो दोनों ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो आगे बात यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एरर ऑकर्स व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते हो तो क्या एरर जनरेट होती है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है एप्पल इक्वल्स टू मैंगो, तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आएगी, नेम एरर आएगी, वैल्यू एरर आएगी या टाइप एरर आएगी। तो डिफरेंट टाइप के एरर्स फाइल एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने पढ़ा था। सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज व्हाट? हियर्स द करेक्ट आंसर इज नेम एरर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं और वो भी स्ट्रिंग टाइप की होती है। तो कैसी वैल्यू असाइन करते हो आप? जब भी आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हो तो उसको सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में हम लिखते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। पाइथन में इनमें से बताना है कौन सा वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर है। टोटल, ट्रू, क्वेश्चन या ग्लोबल। तो देखो यहाँ पे यूज हो रहा है डॉलर। ग्लोबल और ट्रू तो अपने आप में ही कीवर्ड्स हैं, आपको अच्छे से पता है।
वेरिएबल आइडेंटिफायर अब बचा जो क्या होगा, टोटल होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज total. Okay, come to the next question. Which of the following forces an expression to be converted into specific type? इनमें से बताना है कौन सा सही करेक्ट स्टेटमेंट होगा जो बेसिकली ये बताता है कि आप किसी वैल्यू को किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, कि स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। So for this implicit typecasting we use, mutable typecasting we use, immutable typecasting or explicit typecasting we use. So here we use the explicit typecasting. Typecasting भी यहाँ पे होता है, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, राइट। जैसे आप इनपुट वैल्यू देते हो और इनपुट में कोई नंबर देते हो तो डिफॉल्ट इनपुट क्या करता है, डिफॉल्ट इनपुट लेता है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, लेकिन उसको आप किस में कन्वर्ट कर देते हो, फिर इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देते हो ना, क्योंकि कोई भी नंबर जब एंटर करोगे तो वो स्ट्रिंग में जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए इंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, जहां पे आप एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हो, वो भी एक्सप्लिसिटली बाय यूजिंग सम फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज इफ L is equals to 11, 22, 33, 44, मतलब L एक लिस्ट है जिसमें टोटल देखा जाए तो 11, 22, 23 और 44, दैट इज 44, ये 4 एलिमेंट है। नाउ द आउटपुट ऑफ प्रिंट ln, यदि आपने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया आपने, लेंथ ऑफ L, इस लिस्ट की यदि आप लेंथ प्रिंट करवाना चाहते हो तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके देता है कि लिस्ट की क्या लेंथ है ना। तो वैसे यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 4, 3, 8 या 6, वेरी इजी क्वेश्चन मैम, राइट। तो हियर्स द करेक्ट आंसर इज 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है, दैट इज 11, 22, 33 एंड 44। डन। चलो, तो इजी क्वेश्चन था तो समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ लिस्ट का नाम बदल देंगे, एलिमेंट बदल देंगे, बट इसके लिए आपको रेडी रहना है। Which point can be considered as difference between string and list? ऑप्शंस में से देख के बता दो कि कौन सा पॉइंट है जो कि स्ट्रिंग और लिस्ट को डिफरेंशिएट करता है, कि स्ट्रिंग और लिस्ट आपस में डिफरेंशिएट होती है कैसे। लिस्ट में भी आप एलिमेंट दे सकते हो, स्ट्रिंग में भी आप कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स और नेम्स को असाइन कर सकते हो। हाउ कैन दे डिफरेंट, कैसे डिफरेंट होते हैं ये, लेंथ के थ्रू, म्यूटेबिलिटी के थ्रू, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के थ्रू, या एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट के थ्रू। तो देखो यहाँ पर लेंथ दोनों की कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी हमने देखा। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी दोनों में हम कर सकते हैं, स्ट्रिंग में से भी बीच में से सब स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हो, लिस्ट में से भी आप सब स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों के इंडिविजुअल एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। बट यहाँ पे जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो किस पर होती है, इसके म्यूटेबिलिटी पर, राइट। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, दिस इज म्यूटेबिलिटी, द फंक्शन मींस वी कैन से स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप ना, राइट। नाउ पावर फंक्शन बिलोंग्स टू व्हिच लाइब्रेरी। अब आपको बताना है, डेटाबेस का क्वेश्चन है, ये जो पावर फंक्शन होता है जो कि पावर कैलकुलेट करता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि पावर फंक्शन में 2,3, मतलब व्हाट, 2 की पावर 3, दैट मींस 8 इट विल रिटर्न ना, ये 8 रिटर्न करेगा। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, देखकर ही समझ में आ रहा है, पावर कैलकुलेट करने वाला है, मतलब नंबर से रिलेटेड है। नंबर मतलब मैथ फंक्शन होगा, स्ट्रिंग फंक्शन होगा, रैंडम होगा या मैथ्स फंक्शन होगा। तो बेटा मैथ्स करके कोई फंक्शन नहीं होता है ना। यहाँ करेक्ट आंसर होगा मैथ फंक्शन, मैथ जिसको आप न्यूमेरिक फंक्शन भी कहते हो। तो यहाँ पे यदि न्यूमेरिक फंक्शन भी लिखा है तो यही करेक्ट आंसर होने वाला है। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ वैलिड फंक्शन नेम। अब इनमें से बताना है कौन सा वैलिड फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो वैलिड फंक्शन का नाम कैसे पहचानते हो, फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं आती है, स्पेस देना होती है तो आप अंडरस्कोर यूज कर लेते हो, और सही तरीके से जेन्युइन आप फंक्शन का नाम देते हो जो आप टास्क परफॉर्म करने वाले उससे रिलेटेड, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं, वही रूल्स यहाँ भी फॉलो किए जाते हैं। तो स्टार्ट गेम इस तरीके से लिखा है, स्टार्ट हाइफन गेम लिखा है, ऑल ऑफ द अबव। क्या ये तीनों तरीके सही है या इनमें से कोई एक? तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें से जो ये पहला वाला तरीका है वही सही है, क्योंकि हम स्पेस के लिए अंडरस्कोर यूज करते हैं, ना कि स्पेस देते हैं और ना कि हाइफन लगाते हैं। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, है ना, क्योंकि हमें 11th क्लास का भी रिवीजन 2 कंप्लीट करना है। जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि जो यूनिट 1 है कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग, है ना, पार्ट, बेसिकली उसमें आपका 11th का रिवीजन भी आएगा, और उसमें जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो इस ईयर के ही रहेंगे, और 40 मार्क्स का वेटेज आपका रखता है, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज सीएस वालों सुन लो जो रखता है वो पहला यूनिट रखता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। मेरी बात समझ में आ गई? जिसमें स्टैक्स, फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हमें पढ़ना है। सिर्फ ये 3 ही टॉपिक आपसे डिटेल में पूछे जाएंगे, 3 ही चैप्टर्स, राइट। तो अभी फिर से बता रही हूँ, अभी भी समय है, अच्छे से उन चैप्टर्स की पढ़ाई कर लेना। वीडियोस अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप देख सकते हो, है ना जी। चलो आगे बढ़ जाए। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड अ वेरिएबल।
वो वेरिएबल जो कि आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो, आप फंक्शंस क्रिएट करते हैं, फंक्शंस के अंदर जब किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो वो वेरिएबल कैसा होता है, ग्लोबल होता है, लोकल होता है, एक्सटर्नल होता है, या नन ऑफ द अबव। तो जब फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वो एक लोकल फंक्शन, लोकल वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि वो उस फंक्शन के लिए ही बना होता है ना। तो इसे हम क्या कह लेते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं, जो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर यूज होता है। लेकिन उसको जब आप ग्लोबली डिक्लेयर करते हो तो वो फिर हर जगह यूज हो सकता है ना। चलो, टू रीड द एंटायर रिमेनिंग कंटेंट ऑफ द फाइल, अब फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, यदि आपको पूरी एंटायर कंटेंट को पढ़ना है फाइल के एज अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट माई फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम भी दिया हुआ है या माई फाइल, सो आप इनमें से कौन सा फंक्शन यूज करोगे। तो हमें क्या करना है, कंटेंट को, एंटायर कंटेंट को क्या करना है, रिमेनिंग कंटेंट ऑफ द एंटायर रिमेनिंग कंटेंट ऑफ द फाइल एज अ स्ट्रिंग फ्रॉम द फाइल ऑब्जेक्ट माई फाइल रीड करना है। तो भाई रीड करने के लिए यहाँ पर 4 फंक्शंस के नाम दिए हुए हैं। अब देयर इज अ कंफ्यूजिंग, है ना। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन करेक्ट होगा आपको ये बताना है। दैट इज माई फाइल डॉट रीड, ब्रैकेट में आपने 2 पैरामीटर पास किया, ये करेक्ट होगा, या नॉर्मल रीड फंक्शन करेक्ट होगा, या रीड लाइन फंक्शन करेक्ट होगा, या रीड लाइन्स फंक्शन करेक्ट होगा। So yes, the correct answer is B, that is read function. Why? Because यहाँ बात की जा रही है entire remaining content की, है ना। तो read function is used, याद रखना, ठीक है। Now if a text file is opened in W+ mode, यदि text file को आप W+ mode में open करते हो, then what is the initial position of file pointer? जब आपने W+ mode में फाइल को open किया तो initial position कहाँ होती है ना। तो initial position कर्सर कहाँ प्लेस होता है, मतलब एक तरीके से आप राइट मोड में अपनी फाइल को ओपन कर रहे हो, तो जब आप अपनी फाइल में कुछ राइटिंग करना चाहते हो तो कर्सर कहाँ मिलता है आपको सबसे पहले, इनिशियली जैसे फाइल ओपन होगी, राइटिंग मोड में ओपन होगी, तो आपको कर्सर कहाँ मिलेगा जहां से आप अपने कंटेंट को ऐड कर पाओगे। इट्स बिगिनिंग ऑफ फाइल, द कर्सर इज प्लेस्ड एट बिगिनिंग ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल, और बिगिनिंग ऑफ लास्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल, और अनडिटरमाइंड। सो बेटा कर्सर मिलेगा आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर। देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, दैट इज बिगिनिंग ऑफ फाइल। तो जैसे मैंने कहा कि पेन पेपर लेकर बैठ जाओ और खुद से टिक मार्क करते चलो और खुद को एनालाइज करो कि भाई कहाँ किस जगह पर गलत हो, किस क्वेश्चन में आप सही हो, तो आपको अपना खुद का एनालिसिस कर पाओगे और पता चल पाएगा कि यस यू नीड मोर इंप्रूवमेंट, यू नीड टू सॉल्व मोर एमसीक्यूज, यू नीड टू रिवाइज वन मोर टाइम। वैसे तो मैं आपके साथ हूँ, अभी हमारे पास पूरे 2 से 3 दिन है जिसमें हम अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेंगे, आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा, पूरा सिलेबस मैं आपका कवर करवा दूंगी, ये मेरी गारंटी है बस, ठीक है। आपने यदि पूरे साल भर भी नहीं पढ़ा है ना तो पूरा सिलेबस आपका मैं कवर करवा दूंगी इन 2 से 3 दिन में, ठीक है। आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन करवा दूंगी कि आप आराम से पेपर को निकाल के आ सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं व्हाट विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर पॉसिबल आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। बेटा ये सोचना मत कि कोड के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सीएस का पेपर है, 40 नंबर में कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग थिंकिंग स्किल्स आता है, तो बेटा इसके क्वेश्चंस तो आपको कोड बेस्ड भी मिलेंगे, डायरेक्ट भी मिलेंगे, एमसीक्यूज में भी मिलेंगे, मतलब हर एक सेक्शन में आपको इस यूनिट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कोड दिया रहेगा, आउटपुट बता दो, आउटपुट दिया रहेगा, कोड बता दो, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि कोड के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट हाँ जो कोड के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने सब यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। जो कोड बन सकते हैं आपको अच्छे से पता है, रीड राइट फंक्शन का कोड बन सकता है, फाइल हैंडलिंग में ओपन क्लोज का फंक्शन का बन सकता है, सीक फंक्शन का बन सकता है, ये आते ही है, ये हर साल आते हैं, ये फिक्स है, इनके बिना पेपर नहीं बनता है। तो ये कुछ फंक्शन फाइल हैंडलिंग के जो अच्छे से कर लो, पिकल फंक्शन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना जी। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में एरर्स कितनी होती है, कितने तरीके से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हो, ट्राई केज फाइनली ब्लॉक का क्या मतलब होता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर साल पेपर में आता है, इनके बिना पेपर ही नहीं बनता है, ऐसा आप कह सकते हो। तो इन्हें हमें छोड़ना नहीं है चैप्टर्स में से, समझ में आ गई बात। तो अब आपको इस कोड का आउटपुट बताना है ना। क्या बोला है कि गिवन दैट कोड एग्जीक्यूट्स विदाउट एनी एरर, तो आपको ये बताना है कि बेसिकली यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए। f इज इक्वल्स टू ओपन cricket.txt, मतलब आप यहाँ पर आपने एक फाइल ओपन किया हुआ है cricket.txt नाम की, उसको आपने f में लिया हुआ है। नाउ f डॉट रीड फंक्शन, जो डेटा होगा फाइल का वो डेटा में आ जाएगा, और रीड फंक्शन से हमने फाइल को रीड किया है। अब रीड फंक्शन में 150 हमने वैल्यू पास की हुई है। अब ध्यान से समझना, प्रिंट करवा रहे हो आप लेंथ ऑफ डेटा, मतलब फाइल में जितने भी वैल्यूज होगी, फाइल में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, फाइल में जितना भी डेटा होगा उसकी लेंथ आपको मिल जाएगी। कुल मिला के ये लेंथ फंक्शन का काम होता है। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, इट विल ऑलवेज बी 150। क्या फाइल के अंदर 150 कैरेक्टर्स होंगे वो हमेशा 150 ही रिटर्न करेगा, या 151 एक नंबर ज्यादा रिटर्न करेगा, या मोर देन 150 और इक्वल टू 150 आपको रिटर्न करेगा, या लेस देन और इक्वल टू 150 रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे जो हम मेंशन करते हैं ना रीड फंक्शन में, बेसिकली वो आपका हाईएस्ट लिमिट होती है ना, तो उसके अंदर या उतनी तक ही वैल्यूज हो सकती है, या उससे लेस हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी क्योंकि हमने लिमिट यहाँ पे दी हुई है, राइट। सो व्हाट वी कैन से दैट लेस देन और इक्वल्स टू 150 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलो आगे बढ़ जाए। द डिफॉल्ट डेलीमीटर फॉर अ सीएसवी फाइल इज, सीएसवी फाइल का डिफॉल्ट डेलीमीटर क्या होता है? सीएसवी फाइल का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है बेटा, याद रख लो, आया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा के देखोगे तो सीएसवी का फुल फॉर्म भी आया है, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे यदि आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल क्रिएट करते हो, एक्सेल में ये फाइल क्रिएट होती है, तो जो भी डेटा फ्रेम की वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू सीएसवी फाइल में आती है किसी और फाइल से, तो वो कैसे सेपरेट होती है? वो कॉमा से सेपरेट होती है, सेमीकोलन से सेपरेट होती है, कॉलन से सेपरेट होती है, हाइफन से सेपरेट होती है। तो जैसा इसका फुल फॉर्म है ना कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो आंख बंद करके किस पर कॉमा पे टिक करके आ जाना, ठीक है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी, दैट इज कॉमा इज द करेक्ट आंसर। डिफॉल्ट वो जो डेलीमीटर की वैल्यू होती है डिफॉल्ट वो कॉमा सेपरेटेड होती है, मतलब कॉमा ही उसका आंसर होता है, ठीक है? नाउ व्हिच लिस्ट मेथड कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन इन स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय अ लिस्ट? लिस्ट मेथड में यदि आपको स्टैक को जब आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हो तो दो ऑपरेशन होते हैं, वन इज पुश एंड वन इज पॉप। पुश का मतलब होता है कि आप स्टैक में कोई एलिमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हो। पॉप का मतलब होता है कि आप एलिमेंट्स को लिस्ट से स्टैक से डिलीट कर रहे हो। तो स्टैक में जब एलिमेंट इंसर्ट होते हैं तो पुश फंक्शन कॉल होता है, स्टैक से जब एलिमेंट डिलीट होते हैं तो पॉप फंक्शन कॉल होता है। और लीफो जो फीचर है, लीफो जो अप्रोच है, उस पर बेसिकली स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सी लिस्ट मेथड, कौन सा लिस्ट फंक्शन यूज होगा टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन इन अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय लिस्ट। जब आप लिस्ट से स्टैक को इंप्लीमेंट करोगे, मतलब आपने एक लिस्ट बना दी और उस लिस्ट के एलिमेंट को आप स्टैक में इन कर रहे हो या स्टैक से डिलीट कर रहे हो, तो कौन सा मेथड यहाँ पे यूज होगा? दैट इज पॉप, पॉप वन, रिमूव या पॉप ऑफ जीरो। तो बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पे द वन एंड ओनली एलिमेंट को पॉप करने के लिए पॉप फंक्शन ही यूज होता है और एलिमेंट को ऐड करने के लिए पुश फंक्शन यूज होता है, ठीक है? ये बहुत बेसिक फंक्शन है। इसके कोड का भी एग्जांपल आता है, मतलब इसके कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप जब डीबीएमएस के कोड को अपने डेटाबेस को कनेक्ट करते हो ना, तो कनेक्शन वाला कोड भी आता है, ये भी ध्यान रखना। ये कुछ कोड है जो एज इट इज आते हैं, ठीक है, जो शायद यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको, तो आप ध्यान रखो कि कोड को छोड़ना मत। जो कोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोड मैं आपको बताऊंगी वो सारे इंपॉर्टेंट है। फाइल के रीड राइट सीक से रिलेटेड, ठीक है, फाइल हैंडलिंग के जितने भी कोड्स हैं जो मैंने अभी बताए, रीड राइट अपेंड, और उसी के साथ में ओपन क्लोज सिक फंक्शन, पिकल फंक्शन, ये कुछ फंक्शंस के कोड इंपॉर्टेंट है। वहीं कनेक्शन वाला जो कोड होता है कि आप डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हो, वो वाला कोड एक इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें माई डेटाबेस सोर्स को आप ऐड करते हो, ठीक है, कनेक्शन वाला, वो वाला कोड इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एग्जाम में आता है। ट्राई कैच और फाइनल ब्लॉक का एक कोड एग्जाम में आता है, उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो इनको अच्छे से एक बार कर लेना। चलो, तो इसी के साथ में ये धमाकेदार सेशन यहाँ फिनिश करती हूँ एंड होपफुली आपको सारे एमसीक्यूज बहुत 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 अच्छे से समझ में आ चुके हैं। कोड वाले क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार फिर से, जहां जिस जगह मिलते हैं कोड वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और उससे भी ऊपर सुन लो एक बात कान खोल के, सीबीएसई के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, सीबीएसई बुक से जो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस दिए होते हैं, यदि आप सुमिता अरोरा से भी पढ़ रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है। सुमिता अरोरा से भी जितने एमसीक्यूज दिए हुए हैं, बेटा जी एमसीक्यूज अच्छे से करके जाना। कोई कुछ नहीं बता सकता है कि कहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पर आपको पैटर्न जरूर बताया है कि इस पैटर्न पर ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उठकर एग्जाम में आते हैं। सारे प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है। होपफुली आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसको एक बार सॉल्व कर लिया तो ये मान के चलो कि आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो यही सॉल्व हो जानी है, ठीक है? तो मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें हम टॉप क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में एज इट इज आपसे पूछे जाएंगे, जिसकी मदद से आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। तो टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।